वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पदार्थ यानी मैटर के विद्युत व्यवहार के बारे में कि क्या उसके बेसिक्स होते हैं ये हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, विद्युत स्थितिकी है, उसका मूल कारण होता है कूलॉम बल। कूलॉम के नियम के अनुसार स्थिरावस्था स्टैटिक स्टेट में किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु ये विद्युत व्यवहार पदार्थ में किस प्रकार से क्रियान्वित होता है, जहाँ पे कि असंख्य धनावेश ऋणावेश होते हैं और पदार्थ का व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है, क्योंकि उनमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है और उनमें संयोजकता होती है अलग अलग और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार उसमें जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, जो एनर्जी बैंड्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपके सामने स्लाइड है, इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से मीडियम 3 प्रकार का होता है विद्युत व्यवहार के आधार पर। वह है चालक, अर्धचालक और कुचालक, यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इनकी प्रकृति, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और किस प्रकार से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, आइए समझते हैं। चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेशवाहक जो हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि चालक में इस प्रकार सा व्यवहार होता है जैसे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन गैस या एक ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी ओर अर्धचालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बैंड में होल होते हैं। ये हम पहले समझ चुके हैं। और कुचालक में मुक्त आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं। जहां तक चालकता का प्रश्न है, सिग्मा जिसे हम कहते हैं सिग्मा चालकता, वो चालक में बहुत अधिक होती है। 10⁸ महो, महो हो गया 1/ओम। ओम मात्रक है, ओम्स लॉ में आपने पढ़ रखा है रेजिस्टेंस का, तो 1/रेजिस्टेंस। आप जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी। तो 10⁸ महो पर मीटर की कंडक्टिविटी चालकता होती है। अर्धचालक का जहां तक प्रश्न है, इसमें कंडक्टिविटी इससे काफी कम होती है, 10⁻⁻1 से 10⁻2 तक होती है वो पर मीटर। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के काम में आते हैं, ये आप जानते हैं। जो कंप्यूटर चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, और वो बनते हैं
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका बेस सेमीकंडक्टर ही होता है। जहाँ तक इंसुलेटर होता है उसमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इससे भी आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड्स लेस देन दैट ऑफ अ कंडक्टर। तो 16 और 8 24 का अंतर। जहां तक एनर्जी बैंड की बात करें तो चालक का एनर्जी बैंड 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों कोइंसाइड होते हैं, कोई भी इसमें बैंड गैप नहीं होता। दूसरी ओर सेमीकंडक्टर में बैंड गैप होता है, जैसे जर्मेनियम में 0.72, सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुचालक में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में बहुत अधिक विस्तार होता है, ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स में है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक का अंतर है संयोजकता बैंड और चालन बैंड में, संयोजकता बैंड और चालन बैंड में। परावैद्युत क्या होता है? हम इंसुलेटर की बात करें तो जैसे लकड़ी है, इंसुलेटर होगी, वुड। और डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक हो गई, जैसे कि वैक्स है, मोम है, वो डाइलेक्ट्रिक हो गया, परावैद्युत हो गया। तो कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन, माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट संभव होता है। ऐसे कुचालक माध्यम परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। सभी परावैद्युत कुचालक होते हैं, परंतु सभी कुचालक माध्यम परावैद्युत नहीं होते हैं। सभी कुचालक माध्यम परावैद्युत नहीं होते हैं। जैसे लकड़ी की जो ये गुण नहीं होता कि उसमें सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन संभव हो, क्योंकि एनर्जी बैंड्स और बॉन्ड्स इस प्रकार से होते हैं कि वहां पर यह संभव नहीं हो पाता है। निर्वात की विद्युतशीलता हम जानते हैं कि 8.85 into 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। निर्वात के स्थान पर अन्य कोई परावैद्युत माध्यम हो तो आवेशों के बीच लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक है। यानी कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमने कोई मोम या कोई अन्य परावैद्युत माध्यम रखा तो जो निर्वात में दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा उससे कम हो जाता है, उतने ही मैग्नीट्यूड से। तो एप्सिलॉन आर होगी, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परावैद्युत ध्रुवित क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? पदार्थ अणुओं एवं परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
आप जानते हैं कि नाभिक बिंदुवत होता है सामान्यतया, और उसमें इलेक्ट्रॉन और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परिकल्पना की गई है, परंतु बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन अम्र होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। तो सामान्यतया जो उदासीन है, परमाणु उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि जितना धन आवेश बिंदुवत नाभिक में है, उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन क्लाउड में है। तो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में और विस्तार से पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उदासीन परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो जाता है। इस कारण पदार्थ की कुल आवेश वितरण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसके फलस्वरूप परावैद्युत माध्यम के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कारण है कि परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। इस कारण से परावैद्युत माध्यम जो होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, व्यवहार बदल जाता है। आइए अब हम देखें कि परमाणविक ध्रुवणता क्या है और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट, परमाणविक एवं आणविक द्विध्रुव आघूर्ण। क्वांटम यांत्रिक व्याख्या के अनुसार पदार्थ की मूल अवस्था में विद्यमान उदासीन परमाणु में के नाभिक में धनावेश होता है। यह समान मात्रा के ऋण आवेश से सममितः इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा घिरा रहता है। इसका अर्थ ये हो गया कि बिंदुवत नाभिक है और इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षाओं में विचरण कर रहे हैं। क्वांटम यांत्रिकी में इसकी परिकल्पना की गई है एक इलेक्ट्रॉन अभ्र से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी यहाँ ज्यादा होती है, फिर ये कम होती है, फिर और कम होती है, इस तरह से कम होती जाती है बाहर को। चरघातांकी रूप से डेंसिटी जो है रो, चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होती है, परंतु इसका जो आवेश क्षेत्र का जो केंद्र है वो सामान्यतया यदि सिमेट्रिकल है एटम, तो धन आवेश से संपाती कोइंसिडेंट होता रहता है। अब ये जो अध्रुवीय परमाणु कौन से होते हैं? देखिए, ऋण आवेश का जो अम्र है, जैसा मैंने बताया, उसका आवेश केंद्र परमाणु के नाभिक से संपाती होता है, कोइंसिडेंट होता है। तो इसलिए क्या होता है कि यदि बिल्कुल सिमेट्रिकल है और नाभिक पर धनावेश बिंदुवत है, बहुत कम स्थान में सीमित है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसका सेंटर भी यदि वो बिल्कुल सिमेट्रिक है तो नाभिक पर होगा, यानी कि गोले के केंद्र पर होगा। तो इस कारण से जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर है वो बराबर और विपरीत धन आवेश होते हैं, धन और ऋण आवेश होते हैं, बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। इसलिए
उनमें विस्थापन शून्य हो जाती है। जब विस्थापन शून्य है तो द्विध्रुव का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए जो अध्रुवी परमाणु ऐसे होते हैं कि जिसमें कि सिमेट्री होती है, बिल्कुल स्फेरिकल सिमेट्री होती है और कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यहाँ ये ध्यातव्य है कि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक को बिंदुवत माना गया है। दूसरी ओर हम देखें जो एकल एकायनित परमाणु है, सिंगली आयोनाइज्ड एटम, उनमें क्या होता है? उनमें एक ध्रुवी आघूर्ण होता है, परंतु द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कुल आवेश क्या हुआ? धन आवेश हो गया। तो अब धन आवेश के आधिक्य से ऋण और धन सब कैंसिल आउट हो जाते हैं और धन आवेश का जो नाभिक है उसमें वर्चस्व हो जाता है और इसलिए एक ध्रुवी आघूर्ण होता है, परंतु डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम का आयन, और पोटेशियम का, इस प्रकार से। तो ये अध्रुवी यानी नॉन पोलर एटम्स कहलाते, क्योंकि इनमें जो एक ध्रुवी आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि आवेश, धन और ऋण आवेश अलग अलग नहीं रह पाते हैं। तो एक ही धन आवेश हो गया। जहां तक अणुओं की बात है, अणुओं में भी जो विद्युत प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। वो निर्भर करती है कि किस प्रकार से उनका आयोनाइजेशन है और किस प्रकार से बॉन्ड्स में ओरिएंटेशन है स्पेस में मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि कुछ उदाहरण लेते हैं। अणुओं में भी कुछ नाभिकीय बिंदु होते हैं जिनमें धन आवेश होता है। कोई अणु है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वहां पर कुछ बिंदु होते हैं। जैसे कि हो गया H2O हो गया, HCl हो गया। अब HCl में क्या होगा कि नाभिक है H का, Cl का नाभिक है, दोनों धनावेशित है। तो इधर भी धनावेश का केंद्र, इधर भी धनावेश का केंद्र, और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते एक। तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र अलग अलग हो सकते हैं। अणुओं में भी कुछ नाभिकीय बिंदु होते हैं जिनमें धनावेश होता है। ये नाभिकीय बिंदु समान मात्रा के इलेक्ट्रॉन अपघ्न के वितरण से घिरे होते हैं। कुछ अणुओं में इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र धनावेश के केंद्र पर संपाती होता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवी कहते हैं। तो जैसे परमाणुओं में वैसे ही अणुओं में भी, मॉलिक्यूल्स में भी, यदि धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र कोइंसिडेंट हो, संपाती हो, तो उन्हें अध्रुवी अणु कहते हैं। इनमें कुल डाइपोल मोमेंट, कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे H2O2 N2 CO2 CH4, ये है जो कि उदासीन है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस
नाइट्रोजन गैस, CO2, CH4 अध्रुवीय है, क्योंकि इनमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों कोइंसिडेंट हो गए, संपाती हो गए, कोइंसाइड हो गए। परंतु दूसरी ओर देखिए यहाँ पर H2 का उदाहरण दिया है। H2 में हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नेगेटिव चार्ज सेंटर यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा तो धनावेश इधर और ऋणावेश। तो अब डाइपोल मोमेंट ऋण से धन की तरफ जितना यहाँ है उतना यहाँ है। इस कारण से कुल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 2 एक ऑक्सीजन से और 2 दूसरे ऑक्सीजन से हाथ मिलाते हैं और आप देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। एक डाइपोल मोमेंट ये, दूसरा डाइपोल मोमेंट ये, कुल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है। तो ये भी अध्रुवी हो गया। कुछ अणुओं में धन आवेश एक ओर इलेक्ट्रॉन वितरण का केंद्र दूसरी ओर होता है, अर्थात धन और ऋण आवेशों के वितरण संकेंद्रीय नहीं हो पाते। स्थायी द्विध्रुवों का ये जो है अस्थायी द्विध्रुवों का निर्माण करते हैं। स्थायी द्विध्रुवों का निर्माण करते हैं, इन्हें ध्रुवीय परमाणु कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है, HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 अमोनिया है, SO2 है, इथाइल अल्कोहल है। तो गुणा 10 की घात -30 में जो डाइपोल मोमेंट है P है 6.2 इंटू 10⁻30। हाइड्रोजन का वाटर का HCl का है 3.43। जानते हैं कि जो जल है वो आयोनिक सॉल्वेंट है और CO हो गया, अमोनिया 5, सल्फर डाइऑक्साइड 5.3, एथाइल अल्कोहल 3.66। तो HCl उदासीन होते हुए भी आवेशों के विस्थापन के कारण, क्योंकि उदासीन जो है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर तो गया नहीं है, जो एक्सेस था वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके और बॉन्ड बना लिया। तो कहने का मतलब है कि HCl में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो कुल मिलाकर उदासीन तो है, परंतु जो चार्ज सेंटर्स हैं वो एक जगह नहीं है। चार्ज सेंटर धनावेश और ऋणावेश के आवेश केंद्र अलग अलग हैं, विस्थापित हैं। तो आवेशों के विस्थापन के कारण यह भी द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो यदि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो इनका हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसमें sp2 sp3 इत्यादि अलग अलग ज्योमेट्री बनती है। सरल रूप में हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि जल का अणु लें तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जितना ये है उतना ही ये है, दोनों का परिणाम ही इस दिशा में हो गया समांतर चतुर्भुज नियम से या सिंपल वेक्टर ज्योमेट्री से।
तो परिणामी जो है विद्युत आघूर्ण शून्य नहीं है। CO2 में भी परिणामी P ये शून्य है, परंतु बराबर विपरीत दिशा में होने के कारण। अणुओं में विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन अणुओं की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में किया जाता है, काम में लिया जाता है। अध्रुवी परमाणु या अणुओं में नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, परंतु अध्रुवी परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अभ्र का वितरण केंद्र नाभिक से खिसक जाता है, विस्थापित हो जाता है, अतः परमाणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। इसमें अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हमने परमाणु को, तो यदि उसमें स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण है तो भी और नहीं है यानी अध्रुवीय है तो भी, दोनों स्थितियों में बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका प्रभाव पड़ता है और उस कारण से धन और ऋण आवेश केंद्र परस्पर विस्थापित हो जाते हैं, तो डाइपोल बन जाता है, डाइपोल मोमेंट आ जाता है। अतः परमाणु द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। अणु या परमाणु अध्रुवी है या दूसरी ओर ध्रुवी है। यदि अध्रुवी है यानी कि स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है और बाह्य क्षेत्र में रखा तो द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है, यानी कि टेम्पररी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। यह तब तक विस्थापन होता है जब तक कि दोनों के बीच में धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में कूलॉम आकर्षण उसको बैलेंस नहीं करते। साथ ही ये जो है विद्युत व्यवहार जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाह्य क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है और परिणामी क्षेत्र में परिवर्तन कर देता है, ये हम आगे देखेंगे। और एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जबकि ध्रुवी परमाणु में क्या होता है कि एक स्थायी डाइपोल मोमेंट होता है, बाह्य क्षेत्र लगाने पर क्षेत्र की दिशा में जो संरेखित ओरिएंट हो जाते हैं। तो अभी इस व्याख्यान में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, यानी कि पदार्थ में जो पोलराइजेशन है उसका मूल कारण क्या है। तो तब तक आप वो पढ़ें, समझें और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो है ग्रिफिथ्स की है, पुरसेल की है। इन बुक्स से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।